नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 12वीं के लिए आज हम भूगोल का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और ये निर्देश हैं, आप पढ़ लेना, ठीक है, चाहो तो। और उसके बाद है ये आपका खंड अ है, मतलब कितने नंबर का रहेगा, तो 17 नंबर का रहेगा। फिर खंड ब है, वो कितने नंबर का रहेगा, 18 नंबर का रहेगा। और अंक प्रत्येक प्रश्न, मतलब खंड अ में जितने भी क्वेश्चन है वो एक एक नंबर के हैं। फिर खंड ब में डेढ़ डेढ़ नंबर के हैं, ठीक है। और प्रश्नों की संख्या है वो आप इधर देख लेना, ठीक है, ये आप देख लेना। अब है सीधा चलते हैं खंड अ की तरफ। ये रहा आपका खंड अ। पहला प्रश्न है आपका, भारत में उच्चतम व न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्यों को पहचाना है। सबसे पहले आपको उच्चतम, मतलब जिसमें ज़्यादा साक्षरता है वो बताना है। उसके बाद कम साक्षरता वाला है वो बताना है, ठीक है। तो केरल बिहार, केरल राजस्थान, मिजोरम बिहार और मिजोरम राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा की बात करें तो आपका है वो केरल हो जाएगी। क्या हो जाएगा? केरल, ठीक है। और उसके बाद केरल इसमें भी है, लेकिन राजस्थान है वो कम वाला नहीं है, यहाँ पर कम साक्षरता नहीं है जितनी कि बिहार में, ठीक है। तो कम साक्षरता बिहार में है और ज़्यादा है जो कि आपकी केरल में है, ठीक है। और केरल की बात हो रही है तो केरल की मतलब साक्षरता है वो कितनी है, याद रखने के लिए आपको बता दूँ, 93.21% है वो साक्षरता है वो केरल की है। और कम की बात करें बिहार की है तो बिहार की कितनी है, वो 63.82% है वो साक्षरता दर है। ये आप इसकी शॉट ले लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जल क्रांति अभियान का मुख्य उद्देश्य है जल प्रदूषण को समाप्त करना, देश की नदियों को जोड़ना, प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। ये मैंने आपको कल भी बताया था, जो पीछे ना क्वेश्चन पेपर करवाया था उसमें भी बताया था। राज्यों के जल संबंधित विवादों का निवारण करना। तो आपको पता है कि 2015-16 में भारत सरकार द्वारा है ना ये जो जल क्रांति अभियान है ना वो प्रारंभ है वो किया गया था, ठीक है, आपको पता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित है वो करना है, ठीक है। तो 100 ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी करा दिए हैं, अलग एक दो क्वेश्चन पेपर करवाए थे उसमें भी, ठीक है। और उन सभी वीडियो की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सभी जियोग्राफी के क्वेश्चन पेपर हैं वो मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जितने भी मैंने बनाए हैं, ठीक है, वो भी जाकर हैं वो जरूर देखना। अब है इंदिरा गांधी नहर है वो कब प्रारंभ हुई? 1956, मई 1956, और मार्च है 1958, मार्च 1959 और मई 1953। तो इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो ये परियोजना है वो आपकी 31 मार्च 1958 को प्रारंभ हुई थी। मतलब वो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल। और उसके बाद बात करें, ये राजस्थान के थार मरुस्थल में बहने वाली इस नहर की कुल नियोजित लंबाई है वो आपको बता दें 9060 है वो किलोमीटर है, ठीक है। ये राजस्थान में लंबाई है जो भी राजस्थान के थार मरुस्थल में बहती है ना, ठीक है। तो इसकी लंबाई आपको याद रखनी 9060 किलोमीटर, ठीक है। अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्लीय वर्षा किस प्रकार के प्रदूषण का परिणाम है? तो किस प्रकार के? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण। तो बात करें इसमें वो ऑप्शन हो जाएगा आपका वायु। जो अम्लीय वर्षा है ना वो वायु प्रदूषण का परिणाम है। नगरीय क्षेत्र, मतलब जो भी बड़े बड़े शहर हैं उसमें क्या होता है, जीवाश्म ईंधन होता है ना, उसके अत्यधिक दहन से वायुमंडल में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बढ़ जाता है, सांद्रण है वो बढ़ जाता है। सांद्रण बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो ये गैस है ना जल के साथ प्रतिक्रिया, मतलब जो भी क्रिया है क्रिया करके क्या बनाती है, कार्बनिक एसिड बनाती है। इसी कारण जो अम्लीय वर्षा है वो होती है। तो ये वायु प्रदूषण का परिणाम है, इस प्रकार कह सकते हो आप आराम से। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौतिक कारक नहीं है। तो कौन सा भौतिक कारक है वो नहीं है? भू आकृति, जलवायु, मृदा। तो ये तीनों तो है, ठीक है, ये तीनों तो भौतिक कारक हैं, लेकिन हमें पूछा नहीं है। तो ये खनिज है ना, ये कारक है वो नहीं है, ये कारक है। परंतु यदि आर्थिक कारक पूछता मैंने कि भाई ये आर्थिक कारक है निम्न में से कौन सा है, तो हम बता देते हैं खनिज, ठीक है, ये आर्थिक कारक है। लेकिन ये है ना ये भौतिक कारक है बाकी सभी, ठीक है। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छठा क्वेश्चन है, आयु लिंग संरचना को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? जनसंख्या मानचित्र का, जनसंख्या पिरामिड का, जनसंख्या दंडारेख का, जनसंख्या भित्ति चित्र का।
तो बिल्कुल आपका बॉक्स हो जाएगा जनसंख्या पिरामिड का। ठीक है, अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और बात कर लेते हैं पीडीएफ की। तो पीडीएफ का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप जैसे ही ओपन करोगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाओगे, हमारे ग्रुप में, और वहां पर आपको मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हो, और बाकी आप कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, भारत, जैसे इधर तो देश लिखा हुआ है, भारत है, मैक्सिको है, इंडोनेशिया। ठीक है, और स्थानांतरित कृषि का उपनाम, जैसे भारत में जूमिंग कृषि कहते हैं, जो स्थानांतरित कृषि होती है ना, वनों को काट कर जलाया जाता है, फिर वहाँ पर कृषि की जाती है, वो जूमिंग कृषि, मतलब अलग अलग जगहों पर की जाती है, तो वो जूमिंग कृषि होती है ना। तो भारत में इसे जूमिंग कृषि कहते हैं, मैक्सिको में क्या कहते हैं, मिल्पा कहते हैं, इंडोनेशिया में क्या कहते हैं, लद्दाख कहते हैं, रूस में स्टेपीज हैं, वो नहीं कहते हैं रूस में। ठीक है, तो क्या बात है इसमें, तो स्टेपीज है वो कहते हैं किसके है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेपीज रूस में घास मैदानों को कहा जाता है। किसके कहा जाता है, जो घास मैदान होते हैं ना, स्टेपीज उनको है वो कहा जाता है स्टेपीज। ठीक है, रूस में कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यही यही था आपका, जो कि दो ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अब तीनों आपके सही है, और दो ऑप्शन है वो आपका गलत है। स्टेपीज घास मैदानों को कहा जाता है, ना कि स्थानांतरित कृषि का उपनाम है ये, है ना। अगले क्वेश्चन आपका, फुटकर व्यापार में वृत्त स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले समुदाय हैं वो थे उपभोक्ता सहकारी विभागीय भंडार, श्रृंखला भंडार, या फिर इंटरनेट भंडार। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन हो जाएगा उपभोक्ता सहकारी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपका, सड़कों वह महामार्गों की लंबाई, घनत्व तथा कुल वाहनों की संख्या में अग्रणी महाद्वीप है। तो कौन सा महाद्वीप है, ये तो सभी स्टूडेंट को आना चाहिए। मतलब किसमें, एक तो वाहनों में उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका है वो हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल इसी तरीके से समझाऊंगा, आप वीडियो में बने रहना है। अब इसमें आगे क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन आज के। नदी पर पुल व फेरी के दोनों ओर प्रतिरूप बनता है। नदी व पुल व फेरी के दोनों ओर जो प्रतिरूप बनता है वो क्या बनता है, दोहरा प्रतिरूप बनता है। एक आपको होता है रैखिक प्रतिरूप। रैखिक प्रतिरूप में क्या होता है, मतलब जो बस्तियां होती हैं वो सड़कों, रेल लाइनों, नदियों के किनारे होती हैं। ठीक है, ये आपका दोहरा प्रतिरूप है। ठीक है, अब इसमें क्या नेक्स्ट है अगला आपका, देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता मतलब GNH को अपनी प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है भूटान। तो किस देश ने, तो भूटान देश ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपका भूटान है राइट आंसर हो जाएगा। भूटान देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता मतलब GNH को अपनी प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया गया है। ठीक है, तो आपका भूटान, यहाँ पर भूटान लिखा हुआ है ऐसे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानवतावादी विचारधारा लोगों के कल्याण से जुड़ी हुई है। तो किस कल्याण से, सामाजिक कल्याण से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सामाजिक है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL की स्थापना सन में हुई। तो कब हुई, तो याद रखना 1973 में हुई। कब हुई, 1973 में। ठीक है, अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे भी आपको इसी तरह भूगोल के क्वेश्चन पेपर हैं वो मिलते रहेंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अब भारत में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा है वो कितनी है। तो याद रखना जल की मात्रा है 4000 घन किलोमीटर। ठीक है, ये है आपकी मात्रा इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ध्वनि प्रदूषण के कोई दो स्रोत लिखे। तो ध्वनि प्रदूषण के दो स्रोत हैं आपके, एक तो यातायात के साधन, जो भी यातायात के साधन है वो भी है। ठीक है, और एक है औद्योगिक प्रक्रम। ध्वनि प्रदूषण के दो है मुख्य स्रोत है, दो स्रोत बता दिए। अब इसी प्रकार नेक्स्ट है, नवनिश्चयवाद संकल्पना का एक अन्य नाम है वो क्या है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, ये कोई भी ये पेपर में आपको बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा ज्यों का ज्यों नहीं आएगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, रुको और जाओ। ठीक है, ये है ना निश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद, ये है ना इसका नाम है किसका, नव निश्चयवाद संकल्पना का एक अन्य नाम है, रुको और जाओ निश्चयवाद। ठीक है, ये आप लिख दोगे तो आपका राइट हो जाएगा। अगला ट्रक कृषि से आप क्या समझते हैं। ट्रक में सब्जी ट्रिक बता देता हूँ आपको। ठीक है, इसमें आप लिख दो कि जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं उस कृषि को ट्रक कृषि का नाम दिया जाता है। ठीक है, हो गया आपका क्वेश्चन, ये तो एक नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। अगला आपका चौथा, टी आकार वाई आकार या क्रॉस आकार की बस्तियां कहाँ विकसित होती हैं। तो टी आकार की बस्तियां होती ना, ये बस्तियां टी, यहाँ पर जैसे मैं टी लिख रहा हूँ, ठीक है, ये टी है, तो ये बस्तियां सड़क के तिरह पर विकसित होती है। तिरह, ठीक है, जिस पर तिरह होती है ना इस प्रकार। ठीक है, तो वहाँ पर ये विकसित होती हैं। और उसके बाद है एक और बस्तियाँ होती हैं वाई आकार की। तो वाई आकार, जैसे आप वाई इस तरीके से लिखते हो ना, तो वाई इस तरीके से। ठीक है,
तो ये बस्तियां उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर जो कि दो मार्ग है ना वो आकर तीसरे मार्ग पर हैं वो मिल जाते हैं। तो ये आपका तीसरा मार्ग है और ये आपके दो मार्ग है, ठीक है। तो वहाँ पर ये विकसित होती है वाई आकार में, ठीक है। अगला आपका क्रॉस आकार की बस्तियां कहाँ विकसित होती हैं, तो ये बस्तियां चौराहे पर प्रारंभ होती है। क्रॉस तो इस तरीके से होता है ना, चौराहा, ठीक है। तो इस प्रकार से वहाँ पर ये विकसित होती हैं जहाँ चौराहे से चारों दिशाओं में बसा में वो आरंभ है वो हो जाता है, चारों दिशाओं में, ठीक है। ये हो गया आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें से मैं ये क्वेश्चन है आ सकता है आपका स्टार लगा देना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गारंटी है मेरा कि आपको रेखिक प्रतिरूप, टी आकार, वाई आकार, क्रॉस आकार, इसमें से कोई एक क्वेश्चन है वो आ सकता है, ठीक है। रेखिक प्रतिरूप क्या होता है वो तो मैंने बता दिया ऑलरेडी कि क्या होता है उसमें, मतलब जो भी बस्तियां हैं वो सड़कों के किनारे, नदियों के किनारे होती हैं, ठीक है। और रेल लाइनों, जो भी रेल लाइनें हैं वो पार, ठीक है। तो ये वहाँ पर है वो होती है रेखिक प्रतिरूप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु पत्रों द्वारा प्रदत्त विशिष्ट सेवाएं हैं वो बताइए, ठीक है। तो ये आप खुद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका छठा, ऐतिहासिक रूप से विश्व व्यापार की दिशा में आए 3 परिवर्तन बताइए। तो वो 3 परिवर्तन है वो बताने हैं। नेक्स्ट है आपका, उसके बाद मैं जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी करूंगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है आपका, आधुनिक मालवाहक एवं यात्री जहाजों की 2 विशेषताएं लिखनी है। तो ये भी आप खुद कर लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसमें क्या करें, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के 2 महत्वपूर्ण सूचकों पर टिप्पणी लिखनी है। तो 2 महत्वपूर्ण सूचक कौन से हो जाएंगे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जो प्रयुक्त चल रहे हैं, ठीक है, मानव विकास मापन में ना। तो ये तो आपको हो जाएगा स्वास्थ्य सूचक, क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य सूचक, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका शिक्षा सूचक, ठीक है, शिक्षा सूचक। ये 2 आपके राइट हो जाएगी। इसमें से आप 2-3 लाइनें लिख दो ना, लिख दो कि एक पॉइंट में, ठीक है। अब इसी प्रकार नेक्स्ट है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन 3 भौतिक भौगोलिक कारणों की विवेचना है वो करनी है, ठीक है। तो भौतिक मतलब जो भी भौगोलिक है वो, ठीक है। तो इसमें एक तो आपकी क्या हो जाएगी, भू आकृति हो जाएगी, जलवायु है, जल की उपलब्धता है, ये 3 कारक हो गए। तीनों मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले भू आकृति में क्या लिखोगे कि समतल भूमि, उपजाऊ मृदा, कृषि योग्य भूमि, उद्योगों का विकास, परिवहन तथा संचार साधनों की उपलब्धता के कारण मैदानी क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या वो निवास करती हैं। उसके बाद जलवायु की बात करें तो जलवायु क्या होता है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या है वो आपकी शीतोष्ण जलवायु, सम जलवायु, मानसूनी जलवायु में जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या करती है, निवास है वो करती है, ठीक है। तो जलवायु भी होनी चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट है जल की उपलब्धता। विश्व में जल की उपलब्धता वाला क्षेत्र जैसे आपकी नदी है, समुद्री तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर क्या करती है, अधिक जनसंख्या वो निवास करती है। अब इसी प्रकार 10वां क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन की भूमिका है वो समझाइए, ठीक है। तो इसमें क्या कर देंगे कि एक तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जब भी लंबी दूरी तय करनी हो और कम से कम समय में जाने के लिए यह परिवहन बहुत ही काम का है। इसी प्रकार एक आप लाइन है, आप कमेंट बता दो कि और क्या इसका उपयोग है वो, और क्या इससे लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं, वो आप आराम से कमेंट बॉक्स में बताओगे एक बार, ठीक है, वायु परिवहन के, ठीक है, बता दोगे ना, आंसर कमेंट में करो एक बार। नेक्स्ट 11, प्रादेशिक नियोजन से क्या तात्पर्य है, तो वो आप खुद के लेना। अगला है, भारत में लौह अयस्क के 2 प्रमुख राज्यों का उल्लेख है वो कीजिए। तो 2 राज्य में मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो उड़ीसा हो जाएगा और एक आपका झारखंड हो जाएगा, ठीक है। और उड़ीसा में कौन कौन से जिले हैं वो आप मतलब लिख सकते हो आराम से। उसके बाद झारखंड में कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर ये क्या हो रहा है, लौह अयस्क के जो भी भंडार है वहाँ आप लिख सकते हो, ठीक है। अगला है आपका 13, भारत के आधुनिक नगरों के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये भी आप खुद कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राज्य स्तर पर प्रवास में स्थानिक विभिन्नता की व्याख्या वो करनी है, ठीक है। इसके बाद 15 क्वेश्चन है, भारत में 2 प्रमुख भाषाई परिवारों की टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, खंड 6 स्टार्ट हो चुका है आपका। यहाँ पर 3-3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। एक तो गुजरात पर, और उसके बाद और क्या दिया हुआ है, गुजरात, छोटा नागपुर प्रदेश, इन पर टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है, छोटा नागपुर के बारे में मैंने आपको पीछे भी बताया था, एक वीडियो बनाया था, उसमें भी ऐसे संबंधित एक क्वेश्चन आया था, वो देख लेना आप, आपको पता चल जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सड़क परिवहन की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करते हुए राष्ट्रीय महामार्गों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, पंचम क्रियाओं से आप क्या समझते हैं, इनका वर्णन है वो कीजिए, ठीक है। उसके बाद खंड 2 यहाँ आपका स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर क्या करें, निम्नलिखित प्रश्न है, विनिर्माण से क्या आशंकाएं हैं, आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की 3 विशेषताओं की विवेचना करने। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ऊपर वाला आया था ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला भी आप कर सकते हो। इसमें क्या कह रहे हैं, अथवा में उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों की विवेचना करनी, बाजार, कच्चा माल, सरकारी नीति, परिवहन एवं संचार सुविधा, ठीक है। अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला 20वां है,
भारत में किसानों के लिए भू संसाधनों के महत्व को समझाते हुए इससे जुड़ी समस्याओं व उपायों का विश्लेषण करना है। अथवा में नीचे भी और दिए भारत में गेहूं एवं मक्का की कृषि का वर्णन करना है। ठीक है, अब इसी प्रकार 21वां क्वेश्चन है आपका। अब दो ही क्वेश्चन रहे आपके। दिए गए भारतीय मानचित्र में आपको निम्न बॉक्साइट उत्पादन क्षेत्र को दर्शाना है। एक तो कटनी, अमरकंटक, मेकालपाड़ी, बिलासपुर। ठीक है, और 2 नंबर का क्वेश्चन है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन है। दिए गए वास्तु के मानचित्र में निम्न भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्रों को दर्शाना है। एक तो आपका कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यही कुछ क्वेश्चन थे और बाकी PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी हम इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।